डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। वैल्यू एडेड सेशन में आज हम लोग फिर से राज व्यवस्था, संविधान, शासन व्यवस्था पर बात कर रहे हैं। पिछली कक्षा में जिस तरीके से हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात की थी और फिर प्रश्नों को पर गौर किया था, और यह महसूस अवश्य किया होगा आपने कि अगर हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और हमने उन बारीकियों पर ध्यान दिया है तो प्रश्नों को हल करना अपेक्षाकृत बहुत सरल होता है और प्रारंभिक परीक्षा में खास तौर से गलतियां होने की आशंकाएं बहुत घट जाती हैं निश्चित रूप से। उसी क्रम में हम लोग आज फिर से बात कर रहे हैं। आज जो आपके लिए प्रश्नों का जो सेट है उसमें मौलिक अधिकार है और निदेशक तत्व हैं। इन दोनों सेक्शन से, दोनों खंडों से लगातार प्रश्न आते रहे हैं, आते रहेंगे, क्योंकि ये संविधान के दो आधार स्तंभ माने जाते हैं, भाग 3 और भाग 4। इसलिए स्वाभाविक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और लगभग प्रति वर्ष इनसे काफी संख्या में प्रश्न पूछे जा रहे हैं जब पॉलिटी की बात करते हैं तब। इसके पहले कि हम लोग प्रश्नों पर गौर करें, एक नज़र उसकी उन बातों पर गौर करने की आवश्यकता है जिनको हम मूल्यवर्धन कर रहे हैं, वैल्यू एडिड कर रहे हैं। मूल अधिकार तो पढ़ा ही होगा निश्चित रूप से, निदेशक तत्व भी पढ़ा होगा, अनुच्छेद भी याद होंगे बहुतों को, लेकिन उनमें बारीकियां कौन सी हैं और कहां हम अपनी पढ़ाई में मूल्यवर्धन करेंगे, उन्हीं पर ध्यान आकर्षित कराऊंगा आज अभी कक्षा में, कॉन्सेप्ट डिस्कस करके और उन बारीकियों पर आपका ध्यान आकर्षित करा के। और उसके बाद फिर प्रश्नों पर अगर गौर करेंगे तो निश्चित रूप से प्रश्न हल करना बहुत सरल दिखेगा और वो सरल होगा भी। तो पहले हम लोग एक बेसिक आइडिया उसका ले लेते हैं और बारीकियों पर ध्यान देते हैं, उसके बाद फिर प्रश्नों पर गौर करेंगे। भाग 3 है यह, अनुच्छेद 12 से 35। पहला जो कंफ्यूजन है जहां क्वेश्चन में आता है वो यह है कि मूल अधिकार भारत के संविधान में कहां से कहां तक दिए गए हैं। अब कंफ्यूजन अधिकांश के साथ क्या है कि जब हम भाग 3 का शीर्षक देखते हैं तो उस पर लिखा है मूल अधिकार। अगर आप वेयर एक्ट देखेंगे, भारत का संविधान देखेंगे, तो भाग 3 जहां लिखा है उसके नीचे लिखा है मूल अधिकार, और उसके बाद से आगे अनुच्छेदों की बात है 12 से 35 के बीच में। लेकिन वाकई जो मूल अधिकारों का आरंभ है वो अनुच्छेद 14 से है, जहां से समानता का अधिकार आरंभ होता है, और वह 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक है। तो कंफ्यूजन यह होगा कि मूल अधिकार कहां से कहां दिए गए हैं, तो एक ऑप्शन अवश्य होगा 12 से 35, एक होगा 14 से 32। तो हमें ध्यान यह रखना है मूल अधिकारों का उल्लेख है अनुच्छेद 14 से 32। ये आपका प्रश्न, इस पर ध्यान रखना है ताकि कोई कंफ्यूजन एज सच नहीं हो। अब 14 से 32 के अलावा भाग 3 में और कौन कौन सी बातें हैं उन पर गौर करने की जरूरत है। तो भाग 3 में सबसे पहले अनुच्छेद 12 की बात करेंगे तो इसमें राज्य की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 13 में विधियों और अधिकारों का अंतर संबंध है। इसके बाद 14 से 18 समानता का अधिकार है। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद अनुच्छेद 23 और 24
शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। इसके बाद है अनुच्छेद 29-30 सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार हैं। इसी को हम समझते हैं अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो 44वें संशोधन 1978 से निरस्त तथा भाग 12 में अनुच्छेद 300A में विधिक अधिकार के रूप में हस्तांतरित है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। रिट जिसको कह रहे हैं, रिट पढ़ा होगा आपने। इसके बाद अनुच्छेद 31A, B तथा C है। भूमि सुधार संबंधी उपबंध। अनुच्छेद 33 है सशस्त्र बलों के सदस्यों के अधिकारों का नियमन है, रेगुलेशन है। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ है। और अनुच्छेद 35 में मूल अधिकारों के संबंध में संसद की विधि निर्माण की शक्ति है। यह संरचना है भाग 3 की, और इसमें हमें यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अनुच्छेद 14 से 32 के बीच में मूल अधिकार उल्लिखित हैं, न कि 12 से 35। तो पहला तो यही खंड है। बाकी एक तो आपको अनुच्छेद इस तरीके से याद रखने चाहिए ताकि आप कोई भी सटीक होने से सटीक होना आपके लिए सुनिश्चित हो जाए, और कोई भी अनुच्छेद अगर पूछा जाता है तो आप उसका स्पष्ट रूप से उसका उत्तर उसमें ढूंढ सके। अब इसके बाद एक बात आ रही है कि मूल अधिकार होते क्या है। इनको कहा जाएगा संविधान द्वारा नियमित मानव अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। मानव अधिकार और मूल अधिकारों में समानता यह है कि वो दोनों प्रकृति से उत्पन्न होने वाले अधिकार हैं, और भिन्नता यह है कि मानव अधिकार निरपेक्ष हैं, अर्थात अनियंत्रित हैं, अनियमित हैं, क्योंकि वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं,
लेकिन मूल अधिकार को हमने संविधान या विधि के तहत नियमित कर रखा है, यही उनमें भिन्नता है। तो एक हमसे यह भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि मूल अधिकार और मानव अधिकारों का अंतर संबंध कैसा है। अब इसमें समानता क्या है? दोनों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, अर्थात ये प्रकृति प्रदत्त है, और भिन्नता इनकी क्या है? मानवाधिकार निरपेक्ष या अनियमित हैं, जबकि मूल अधिकार संविधान या विधि द्वारा नियमित अधिकार है। ये उनमें भिन्नता हो गई मानव अधिकार और मूल अधिकारों की। अब जब हमने इनका नियमन किया है तो अधिकार की जो व्याख्या है या अधिकार की जो परिभाषा है उसके हिसाब से इसका महत्व हमें सामने दिखेगा। और ये अधिकार चूंकि लोकतांत्रिक देश है इसलिए स्वाभाविक रूप से व्यक्तियों और नागरिकों को प्राप्त है। दूसरी बात इसमें कह सकते हैं कि राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ये क्लेम, दे आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। ये राज्य के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं क्योंकि हम राज्य के विरुद्ध ही दावा कर सकते हैं कि आपने हमारे अधिकारों का संरक्षण क्यों नहीं किया है। अब इनका जो महत्व है, अगर ये अधिकार नहीं रहे तो मानव अधिकार की जो परिभाषा है वही परिभाषा यहां भी सटीक बैठती है क्योंकि दोनों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। तो अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की भी भाषा का प्रयोग करें तो यही होगा कि मानव अधिकार या मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनके अभाव में मानव जीवन निरर्थक है। इसलिए व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे अधिकारों का होना अनिवार्य है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ सिटीजन, ऑफ एन इंडिविजुअल। व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाने और उसके सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी हैं अधिकार। ये उनका महत्व है। इसके साथ साथ इनकी जो प्रकृति है वह नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार की है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इस कारण इनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। इसके अतिरिक्त हमें यह देखना है कि मूल अधिकारों के स्रोत कौन से हैं भारत के संविधान में। तो सबसे पहले अमेरिकी संविधान है। अमेरिकी संविधान का जो अधिकार पत्र है
बिल ऑफ राइट्स 1789, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संबंधी सार्वभौमिक घोषणा पत्र यूडीएचआर 1948 इसका एक प्रमुख स्रोत है। फिर मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है? भारत में राजनीतिक तथा उदारवादी लोकतंत्र की स्थापना। अब राजनीतिक लोकतंत्र क्या है? व्यक्ति के राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारों का संरक्षण और उदारवादी लोकतंत्र का अर्थ होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। इस तरीके से हम मूल अधिकारों के बारे में कुछ बुनियादी बातों पर नजर रख सकते हैं जो हमारे लिए कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनकर हमारे सामने आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन के अलावा भी हमारे लिए अलग अलग तरीके से इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बारीकी से देखेंगे तो समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और अनुच्छेद 18। यहां है इसको कहा जाएगा विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण, विभेदीकरण का प्रतिषेध है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान ये आधार है। 16 में है लोक नियोजन में विभेद का प्रतिषेध। 17 में है अस्पृश्यता का अंत और 18 में है उपाधियों का अंत। ये इसका अगर आगे फिर वर्गीकरण करें तो हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है समानता के अधिकार में। इसके अलावा जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं, अनुच्छेद 19 1 ए से जी, यह है 6
मौलिक स्वतंत्रताएं हैं। दूसरा, अनुच्छेद 19(2) से 19(6) के बीच है। युक्ति युक्त निर्बंधन है जिनके आधार पर हम स्वतंत्रता के अधिकारों को रोकते हैं या सीमित करते हैं। आधार है भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार है या नैतिकता है, इसके बाद मानहानि है, न्यायालय का अवमान है। हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वां आधार है अपराध प्रेरण, किसी को अपराध के लिए प्रेरित करना। तो ये 8 आधारों का उल्लेख है संविधान में, जिनके आधार पर हम, इनमें से किसी के आधार पर हम मौलिक स्वतंत्रताओं को निर्बंधित कर सकते हैं। तो हमसे एक यह पूछा जा सकता है कि युक्तियुक्त निर्बंधन में कौन आधार शामिल है, कौन नहीं है, कितनी मौलिक स्वतंत्रताएं हैं, कहां से कहां तक हैं, युक्तियुक्त निर्बंधन क्या होते हैं, ये हमसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 20 में 3 खंड हैं। खंड 1 में कार्योत्तर विधि, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। खंड 2 में दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, एक ही व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित तथा दंडित नहीं किया जाएगा, यह दोहरा दंड है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। और खंड 3 है अपने विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण है, किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध साक्षी होने से या गवाह होने से बचाया जाएगा, उसका संरक्षण किया जाएगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब इसमें एक बहुत बारीक सी बात है, वो आपको ध्यान रखनी है, वो यह है कि अनुच्छेद 20 यहां लिखा जाएगा कि भारत में आपराधिक न्याय तंत्र, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का संवैधानिक आधार है। यह अपने आप में प्रश्न है कि आपराधिक न्यायतंत्र क्या होता है और उसके अवयव क्या होते हैं और उसका संविधान में कहां उल्लेख है। उल्लेख कहीं नहीं है, लेकिन उसका संवैधानिक आधार है। अब आपराधिक न्यायतंत्र में होता क्या है, इसके अवयव 4 होते हैं। पहला है विधि, दूसरा पुलिस, तीसरा न्यायालय और चौथा कारावास, कारा या जेल जिसको कहते हैं, प्रिजन। ये 4 इसके अवयव हैं आपराधिक न्यायतंत्र के, लॉ, पुलिस, कोर्ट्स एंड प्रिजन्स। तो अनुच्छेद 20 उसका संवैधानिक आधार है, यह कहा जाएगा, यह उसका बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। तीसरा है अनुच्छेद 21 में
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 22 में निवारक निरुद्धता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, कि अपराध की आशंका में पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना निवारक निरुद्धता है। अपराध की आशंका है, पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए आशंका के, संदेह के, तो संदेह के पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा की गई निरुद्धता निवारक निरुद्धता या प्रिवेंटिव डिटेंशन कही जाती है। वो अनुच्छेद 22 में इसका प्रावधान है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके दो अवयव हो गए। अनुच्छेद 23, इसमें मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध, और अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का प्रतिषेध। फिर इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 25 व्यक्तियों को अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक संप्रदायों को संपत्ति के अधिग्रहण तथा प्रशासन का अधिकार है। यह विधि से नियमित होगा और केवल धर्म के उत्थान के लिए ही। मतलब ऐसी संपत्ति का वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया जा सकता। यह प्रश्न है आपके लिए कि जो धार्मिक संप्रदाय हैं वो जब संपत्ति का अधिग्रहण या प्रशासन करेंगे तो उसका कहां उपयोग करेंगे, तो धर्म के उत्थान के लिए ही किया जा सकता है। अनुच्छेद 27 है, धर्म के उत्थान के लिए व्यय की गई राशि पर कर आरोपण नहीं किया जाएगा। उसी तरह जो चढ़ावे की राशि है उस पर भी कर आरोपित नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि प्रशासन को ऐसा लगता है कि चढ़ावे की राशि जो प्राप्त हो रही है उससे तीर्थयात्रियों का कल्याण होना चाहिए, तो प्रशासन उस पर फीस आरोपित कर सकता है, और फीस से जो राशि प्राप्त होगी वह राज्य की संचित निधि का भाग नहीं होगी, और वह राशि केवल तीर्थयात्रियों के कल्याण पर ही व्यय की जाएगी। यह आपका बारीक पक्ष है, इसका इस पर ध्यान रखना है आपको। अनुच्छेद 27 में प्रशासन द्वारा चढ़ावे की राशि पर फीस आरोपित की जा सकती है
जिसकी राशि राज्य की संचित निधि का भाग नहीं होगी, चूंकि वह राज्य का राजस्व नहीं है, इसलिए वह संचित निधि का भाग नहीं होगी और केवल तीर्थयात्रियों के कल्याण पर ही उसका खर्च किया जाएगा उसको। अब इसके बाद जो 28 है उसमें राज्य की शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक है। राज्य द्वारा जो पोषित शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखना है, एक केस था डीएवी स्कूल वर्सेस डीएवी कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि जो अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु या जो प्रॉफिट हैं या जो महापुरुष हैं धर्म से संबंधित, उनके दर्शन, उनके विचार और उनकी शिक्षा को धार्मिक शिक्षा का अवयव नहीं माना जाएगा, क्योंकि सबों के जो विचार हैं वो समाज की बेहतरी के लिए होते हैं, इसलिए उनको धार्मिक शिक्षा नहीं माना जाएगा। धार्मिक शिक्षा के अंदर केवल धार्मिक आचरण शामिल होते हैं, न कि किसी महापुरुष या धर्म गुरु की दर्शन या उसके विचार। तो हमें यह भी अनुच्छेद 28 की इस बारीक बात को ध्यान में रखना है कि धार्मिक शिक्षा में क्या शामिल होता है। केवल धार्मिक आचरण। उच्चतम न्यायालय के अनुसार धार्मिक शिक्षा में विभिन्न धर्मों के पैगंबर, धर्मगुरु तथा महापुरुषों के दर्शन या विचार शामिल नहीं होंगे, यह कहा जाएगा इसमें धार्मिक शिक्षा के अंदर। इसके बाद है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 29 में भाषा, लिपि या संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों की पहचान है और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी रुचि की शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार होगा। यह अनुच्छेद 29-30 की बात है। और इसके बाद है अनुच्छेद 32 में तो रिट है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। ये मूल अधिकारों की बात है, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद जो भाग 4 है हमारा, इसमें लिखा है राज्य की नीति के निदेशक तत्व।
ये भाग 4 है अनुच्छेद 36 से 51। अब इसका स्रोत इसके क्या है? तो कहा जाएगा पहला, भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 53 के तहत निर्देश पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दूसरा है आयरलैंड का संविधान 1937 अनुच्छेद 45 और तीसरा है सप्रू समिति 1945। ये 3 इसके मूल स्रोत हैं डायरेक्टिव्स के। अब इनका उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, इसी का अर्थ होता है समाजवादी व्यवस्था के तहत वितरण न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है कि संसाधनों का आवश्यकता अनुसार वितरण होना चाहिए, जिसको हम संसाधनों का समतामूलक वितरण कहते हैं। और इसमें सबसे पहले समाजवादी तत्व हैं, इसके बाद गांधीवादी हैं और इसके बाद उदारवादी तत्व है। तो समाजवादी तत्व में 38, 39, 39 ए, 41, 42, 43, 43 ए। अनुच्छेद 38, 39, 39 ए, 41, 42, 43, 43 ए। 38 में समूह के स्तर पर समानता है, 39 में समाजवाद है, 41 में काम का अधिकार है, 42 में प्रसूति लाभ है, 43 में निर्वाह मजदूरी है और 43 ए में प्रबंधन में श्रमिकों की या कर्मकारों की भागीदारी है। ये समाजवादी सिद्धांत हैं या समाजवादी तत्व हैं। और गांधीयन प्रिंसिपल हो गए 40, 43, 43 बी, 46, 47, 48। ग्राम पंचायतों का गठन, इसके बाद 43 है निर्वाह मजदूरी, 43 बी है सहकारी समितियों की स्थापना, 46 है कमजोर वर्गों का कल्याण, 47 है पोषाहार स्तर को ऊंचा करना और 48 है कृषि का संगठन। ये गांधीवादी तत्व हैं। और जो लिबरल हैं वो हैं समान नागरिक संहिता, 0 से 6 वर्ष के लिए बालकों की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए राज्य का उत्तरदायित्व। फिर 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, 50 है शक्ति पृथकीकरण और 51 है कि भारत की विदेश नीति है। यह 3 भागों में बांट सकते हैं हम निर्देशक तत्वों को, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी तत्वों के रूप में। इस आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। इसके बाद है कि निदेशक तत्व की विशेषता क्या है। पहला है न्यायालय में विचार के अयोग्य, इसको कहते हैं अप्रवर्तनीय, नॉट एनफोर्सिएबल, नॉन एनफोर्सिएबल। दूसरा है शासन के लिए मूलभूत, फंडामेंटल टू गवर्नेंस, इसके कारण विधि निर्माण के लिए
अनिवार्य है। तीसरा है मूल अधिकारों के साथ अंतर संबंधित। यहां पर ध्यान यह रखना है, एक केस में लिख रहा हूं, आपने भी पढ़ा होगा इसको, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1980। इसमें बात कही गई है कि मूल अधिकार और निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक है और किसी एक को दूसरे पर वरीयता नहीं दी जाएगी। इसमें अपवाद है। अनुच्छेद 39 बी और सी को, 39 बी और सी समाजवादी तत्व हैं, इसलिए अगर 39 बी और सी को के साथ किसी मूल अधिकार का क्लैश होता है तो वह 39 बी और सी को वरीयता मिलेगी, अन्यथा दोनों में से किसी एक को दूसरे पर वरीयता नहीं मिलेगी। यह बात है। अब हमें ध्यान यह रखना है कि अनुच्छेद 36 से 51 के जो प्रावधान हैं वह आपको याद रखने हैं कि यहां तो जैसे लिखा, ये अनुच्छेद 37 है, अनुच्छेद 37 है, या 36 में राज्य की परिभाषा है, 37 में ये दोनों बातें लिखी हैं। 38 खंड 1 और खंड 2 में मूल रूप से यह कहा गया है कि व्यक्ति और संस्थाओं के स्तर पर, समूहों के स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिया जाएगा और समानता बरती जाएगी। 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन भी है, बालकों की सुकुमार अवस्था का संरक्षण भी है, समाजवादी सिद्धांत भी है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, 41 में काम का अधिकार शिक्षा है, 42 में प्रसूति लाभ और लोक सहायता है, 43 में श्रमिकों की निर्वाह मजदूरी है, 43A में कर्मकारों की प्रबंधन में भागीदारी है, 43B में सहकारी समितियों का गठन है। इसके बाद 44 में समान सिविल संहिता है, 45 में राज्य का उत्तरदायित्व है 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में बालकों की पूर्व स्कूली देखभाल के लिए। इसके बाद 46 में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों का कल्याण है। 47 में राज्य का उत्तरदायित्व है पोषाहार स्तर ऊंचा करने का। 48 में इस कृषि का संगठन है। 48A में राज्य का दायित्व है पर्यावरण और वन्य जीवन की रक्षा करने का। 49 में ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथकीकरण है और अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार है जो भारत को एक शांतिप्रिय राष्ट्र बनाता है। अब इसके बाद इसमें जो संशोधन हुए हैं निदेशक तत्वों में, 3 संशोधन हैं। एक है 42वां 1976, इससे हमने जोड़ा है अनुच्छेद 39A, 43A, 48A। इसके बाद 44वां संशोधन है 1978, इससे जोड़ा है अनुच्छेद 38 का खंड 2 और 97वां संशोधन है 2011 का, इससे जोड़ा है हमने अनुच्छेद 43B और 86वां संशोधन है 2002 का, इससे अनुच्छेद 45 में संशोधन है। ये निदेशक तत्वों में संशोधनों की भूमिका है। इस तरीके से हमको याद रखना है। तो जो मैंने बताया आपको कि किन अनुच्छेदों में क्या है वो भी ध्यान में रखना है। और इतनी मूल बातें अगर आपको ध्यान में है
तो इन दोनों खंडों से आपके लिए प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। अब हम प्रश्नों पर एक नजर डालते हैं कि इतनी बातें अगर समझ में आती हैं तो प्रश्न हमारे लिए कितने सरल दिखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा दिया गया है। वे हैं, हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है, अनुच्छेद 14 से 18। आंसर हो गया सी। इसमें सोचने की आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। हमने उसको अलग अलग करके लिखा भी है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य स्थापित करना है क्या? अभी हमने लिखा है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो भाग 3 से राजनीतिक और उदारवादी लोकतंत्र की स्थापना होती है और भाग 4 से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों भाग संविधान के 2 आधार स्तंभ हैं और एक से लोकतंत्र और दूसरे से समाजवाद की स्थापना होती है, जो भारत के संविधान द्वारा निर्धारित हमारा मूल लक्ष्य है कि हमें लोकतांत्रिक समाजवाद स्थापित करना है। तो लोकतंत्र की स्थापना करता है भाग 3 अधिकारों के माध्यम से और भाग 4 सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करके समाजवाद स्थापित करता है, संसाधनों का समता मूलक वितरण सुनिश्चित कराता है। इसलिए दोनों भाग मिलकर भारत के संविधान द्वारा निर्धारित लोकतांत्रिक समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान देते हैं। इसलिए ये दोनों संविधान के आधार स्तंभ हैं। तो यहां पर है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। आंसर इज डी। इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। तीसरा जो प्रश्न है हमारे सामने कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? अभी मैंने कहा कि अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत एक अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करेगा, वार्ताओं के जरिए करेगा, अंतर्राष्ट्रीय विधियों, संधियों, समझौतों का सम्मान करेगा। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है अनुच्छेद 51 में, जो भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार है। इस भाषा के अलावा यह भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किस अनुच्छेद में भारत की विदेश नीति वर्णित है या भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार कहां है। इस तरह का भी प्रश्न भाषागत रूप से पूछा जा सकता है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? अभी मैंने बताया कि शासन के लिए मूलभूत है। यह अनुच्छेद 37 में लिखा है कि इस अनुच्छेद में अधिकथित तत्व देश के शासन के मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इनका प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। हालांकि अभी लिखा है कि इस भाग में अधिकथित तत्व किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी ये शासन के लिए मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इनका प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह अनुच्छेद 37 की भाषा है, जिसमें दोनों बातें कही गई हैं कि वह शासन के लिए आधारभूत भी हैं, इसलिए विधि निर्माण में इनका प्रयोग अनिवार्य है, और दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि यह न्यायालय में विचार के अयोग्य है या अपरिवर्तनीय है। तो यहां पर राज्य की नीति की निर्देशक तत्व हमारा उत्तर है सी। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। अभी हमने प्रश्न दिया है, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ये दोनों बहुत स्पष्ट रूप से, तो प्रश्नों पर अगर गौर करेंगे तो प्रश्न कहीं से भी कठिन प्रश्न नहीं है। ध्यान केवल यह रखना है कि हमें हर छोटी बड़ी बात उस खंड की समझ में आनी चाहिए, हमारी संकल्पना क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। तो हमारे लिए दोनों सभी प्रश्न बहुत सरल लगेंगे। तो इसमें हमारा उत्तर क्या हो गया? यह भी सही है, यह भी सही है, हो गया 1 और 2 दोनों। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? जाहिर है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व उसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जहां पर कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है और कल्याण को ध्यान में रखा गया है, नागरिकों का भी और देश का भी। आंसर हो गया बी। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? हमने उद्देशिका पहले भी पढ़ रखी है कि उसमें स्वतंत्रता जो है वह विचार की है, अभिव्यक्ति की है, उपासना की है, धर्म की है, आर्थिक नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता इसलिए नहीं है
कि भारत एक समाजवादी देश है और समाजवादी होने के कारण व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, इसलिए उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता का कोई रोल नहीं है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है। तो इसका आंसर हो गया बी है, सन्निविष्ट नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके बाद है कि समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है, समान कब होगा, किसकी समानता है। उद्देशिका में हमने पढ़ा है कि समानता यहां प्रतिष्ठा की है और अवसर की है। अगर हमने किसी को विशेषाधिकार दे दिया तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई और दूसरे की प्रतिष्ठा उससे कम हो गई। तो भारत के संविधान में प्रतिष्ठा में कोई अंतर नहीं आ सकता, इसलिए विशेषाधिकार यहां नहीं दिए जा सकते किसी को भी। तो कहा जाएगा कि समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि वहां या उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है और कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा नहीं है जिसको विशेषाधिकार देकर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई गई है। इसलिए हमने उपाधियों का अंत किया है अनुच्छेद 18 में। आंसर इसका हो गया लैक ऑफ प्रिविलेजेस या ए। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन 39D है। काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार 41 है। श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन, काम की मानवीय दशाएं अनुच्छेद 43 है। ये सब मूल संविधान में थे। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, ये 43A है जो 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। अभी हमने देखा है संशोधनों को। तो अनुच्छेद 43A नया जोड़ा गया, वो है इसका आंसर है बी। इसके बाद हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। राज्य का दावा हो नहीं सकता क्योंकि अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। अधिकार वे विशेषाधिकार, ये सही गलत हो जाएगा। अभी हमने एक प्रश्न देखा है कि विशेषाधिकार भारत में नहीं दिए जा सकते क्योंकि प्रतिष्ठा की समानता है, इसलिए यह भी गलत है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, क्योंकि ये संविधान और विधि द्वारा नियमित है, इसलिए हमारे अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो हम राज्य के विरुद्ध ही दावा कर सकते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। अधिकार, यहां फिर विशेषाधिकार इसलिए गलत हो जाएगा। आंसर हमारा है सी। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, किसी पर निर्बंधन नहीं लगाते। वो बेसिकली कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, उनका कार्य निर्बंधन लगाना नहीं है, इसलिए न तो एक न ही दो। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। ये आगे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे कर्तव्य को परिवर्तित कराने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया संविधान में है नहीं और विधिक कर्तव्यों के साथ नैतिक कर्तव्य हैं वो, इसलिए इसमें दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, ऐसा कहा जाएगा। नीदर वन नॉट टू। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। यह बहुत पुराना कथन है कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव्स। अधिकार और कर्तव्य परस्पर संबंधित हैं। एक का अधिकार है तो दूसरे का कर्तव्य है। जिसका कर्तव्य उसका भी अधिकार होगा तो हमारा कर्तव्य होगा। तो जहां यह लिखा है कि अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं, कोरिलेटिव्स हैं, यह बहुत पुराना कथन है विधि शास्त्र का और संविधानवाद का, इसलिए आंसर ए इज करेक्ट। ये याद रखने की जरूरत है आपको। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। स्वाभाविक के उद्देशिका उसका सबसे अच्छा उदाहरण हमने उद्देशिका में पढ़ा है इसको कि संविधान के निर्माता जो थे उनकी जितनी बातें हैं वो उद्देशिका में रखी हैं कि हमारा संविधान क्यों बनाया जा रहा है, क्या उसका उद्देश्य है, राज्य कैसा होगा, क्या करने वाला है राज्य, सारी बातें संविधान निर्माताओं की उसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं। तो उत्तर हो गया ए, उद्देशिका। और अंत में है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार विधिक अधिकार है।
संवैधानिक नहीं है। यहाँ कंफ्यूजन है कि लोगों को कि अनुच्छेद 326 में लिखा गया है, लेकिन ध्यान आपको यह रखना है कि अनुच्छेद 326 में यह उल्लेख है कि भारत का जो निर्वाचन होगा वह वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। पहली बात है, किसको अधिकार होगा यह इसका उल्लेख नहीं है। दूसरा, 61वें संविधान संशोधन से हमने 89 में हमने यह किया कि मताधिकार की आयु हमने घटा दी है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। तो यह लिखा गया है कि जिसकी आयु 18 वर्ष है उसे मतदाता सूची में पंजीकृत होने का अधिकार होगा। तो पंजीकरण का अधिकार है, मत देने का अधिकार उल्लिखित नहीं है अनुच्छेद 326 में। यह उल्लिखित है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 के तहत मत देने का अधिकार है, स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। अतः इसको एक विधिक अधिकार कहा जाएगा, न कि संवैधानिक। तो आज का आंसर हो गया इसका डी। इस आधार पर हम प्रश्नों को देखकर समझ सकते हैं और यह मान सकते हैं कि अगर हमारे पास बुनियादी संकल्पनाएं हैं तो हम किसी भी ऐसे प्रश्न का उत्तर बहुत सरलता पूर्वक दे सकते हैं। अगली कक्षा में फिर हम लोग नजर डालेंगे कि और कितने तरह के प्रश्न मूल अधिकारों से, निर्देशक तत्वों से और बाकी खंडों से आ रहे हैं, और उनमें भी फिर हम संकल्पनाओं पर बात करेंगे। धन्यवाद।